Thanks God you clicked. This is English ABC. I am with English grammar today. And before we get started, I would like to share a definition. The definition I like most of English grammar is given by J.D. Mapasa. And I would like to share with you. The definition is, it is necessary to know grammar and it is better to write grammatically than not. But it is well to remember that grammar is common speech formulated. Uses is the only test. And the last point of this definition is uses is the only test. And that is the uses where you can be tested. Your knowledge of English grammar can be tested. ये इंग्लिश विषय है और आज इस वीडियो में मैं इंग्लिश ग्रामर के साथ हूँ और आपके डिफरेंट एग्जाम्स में जो ग्रामर पर आधारित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, चाहे आप मतलब देख लें किसी भी बोर्ड मतलब चाहे सेकेंडरी स्कूल का बोर्ड हो या फिर इंटरमीडिएट का बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में या डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो आपके इंग्लिश ग्रामर का टेस्ट होता है तो वो एकदम टोटल यूजेज पर बेस्ड रहता है। आपके किसी भी चैप्टर का नॉलेज हो उसको कैसे टेस्ट किया जाएगा, निश्चित रूप से किसी सेंटेंस के द्वारा, किसी एक्सप्रेशन के द्वारा कि वहाँ आप कितने ज़्यादा अवेयर हैं कि किस तरह उसका यूज़ होना चाहिए। और इसीलिए वो पॉइंट जो इस डिफिनीशन में दिया हुआ है, यूजेस इज़ द ओनली टेस्ट, ये हमको सबसे ज़्यादा मेरे लिए अपीलिंग है। तो चलिए आज हम अपने इस वीडियो में आपके ग्रामर के टेस्ट के साथ हैं और इनमें मतलब जो क्वेश्चंस हैं हमारे, उन क्वेश्चंस के बारे में बता दूं कि इनमें प्रत्येक क्वेश्चंस में इस तरह हमने 4 सेंटेंसेज लिखे हैं। इन चारों सेंटेंसेज में से हो सकता है 3 इनकरेक्ट हो, 1 करेक्ट हो, या फिर 3 करेक्ट हो, 1 इनकरेक्ट हो। तो कहीं आपको करेक्ट को पिकअप करना है और कहीं आपका आंसर जो होगा वो इनकरेक्ट होगा। तो जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो भी आपका आंसर हो सकता है, जो इनकरेक्ट सेंटेंस हो वो भी आपका आंसर हो सकता है। और आपको वहाँ अपने टोटल ग्रामर का जो नॉलेज है उसका यूज़ करना होगा और यह डिसाइड करना होगा कि कौन सा इसमें करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, ये पहला क्वेश्चन है हमारा और इनमें 4 सेंटेंसेज है और आपको करेक्ट चूज़ करना है। तो निश्चित रूप से इनमें 3 इनकरेक्ट हैं और 1 ही करेक्ट है जो आपका आंसर होगा। और यहाँ हमने ऑप्शंस लिख दिए हैं, आपको टिक मारना है। तो सबसे पहला सेंटेंस जो है, ए दिस इज बेटर ऑफ द टू, बी दिस इज द बेटर ऑफ टू, सी दिस इज बेटर ऑफ टू, डी दिस इज द बेटर ऑफ द टू। और ये इनकरेक्ट क्यों है यह एक्सप्लेन कर देना है और यह कोई करेक्ट क्यों है यह एक्सप्लेन करना है, बस पर्पस पूरा हो गया। तो सबसे पहला सेंटेंस दिस इज बेटर ऑफ द टू, तो फिर आपने यहाँ 2 लगाया है, यहाँ आपका 2 नहीं है। बी में आपने 2 का यूज़ बेटर से पहले किया है, 2 से पहले नहीं किया है। और दिस इज़ बेटर ऑफ टू, सी में आपने कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है, ना बेटर से पहले और ना ही 2 से पहले। और डी में आपने बेटर से पहले भी 2 का यूज़ किया है और 2 से पहले भी यूज़ किया है। तो एकदम जेन्युइन यूजेज है, इस तरह यूज़ किया जाता है। किस तरह यूज़ किया जाता है इनमें से, ये डी जो है ना ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यही एक्सप्रेशन है, दिस इज़ द बेटर ऑफ द टू। जब इस तरह का एक्सप्रेशन आपको देना हो, 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करना हो, तो निश्चित रूप से आपको दोनों जगह बेटर के पहले भी और 2 के पहले भी 2 का यूज़ करना है। इसमें आप देन का यूज़ नहीं करेंगे, बस इसी तरह का एक्सप्रेशन होगा, दिस इज़ द बेटर ऑफ द टू। आप इसको याद रखें, दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है और दूसरा कोई एक्सप्लानेशन भी नहीं है, दिस इज़ द बेटर ऑफ द टू। इसको याद रखें। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपका पहला क्वेश्चन है इस सेट का, करेक्ट आंसर ऑप्शन चाहूँगा कि अगर आपने रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अब ये समझ लें कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ABC को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो समय पर मिलता रहे, आपको इसका नोटिफिकेशन एकदम टाइम पर होता रहे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ आपको इनकरेक्ट पिकअप करना है, यानी 3 करेक्ट है और 1 इनकरेक्ट है, वही आपका आंसर होगा। और चलिए जो सबसे पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ही हैज़ इनफ ब्रीड टू इट, ही हैज़ ब्रीड इनफ टू इट, ही इज़ इनफ काइंड टू हेल्प मी,
ही इज़ काइंड इनफ टू हेल्प मी। उसके पास पर्याप्त रोटी है, ये वाला एक्सप्रेशन है, और वह मतलब दयालु है कि मेरी मदद करता है या कर सकता है। अब इसको ये देख लेना है इसमें कि आप सबसे पहले देख लें कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये एग्रीमेंट बिल्कुल ठीक है, ही के साथ हैज़, ही के साथ हैज़, ही के साथ ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। लेकिन अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो यहाँ चेंजिंग हो रहा है। इनफ ब्रेड, ब्रेड इनफ, इनफ काइंड, काइंड इनफ, सेम पैटर्न जैसा बन रहा है, जो ये इसमें इंटरचेंज हो रहा है ये दोनों वर्ड। इसी तरह ये दोनों वर्ड इनफ और काइंड यहाँ भी चेंज हो रहा है। तो इनफ ब्रेड, आप ब्रेड को देखें, ये नाउन है, और नाउन से पहले ये जो इनफ दिख रहा है ना, ये इसके लिए एडजेक्टिव, इसलिए कि नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव। तो यहाँ ये ब्रेड के लिए इनफ एडजेक्टिव के रूप में आया है, और यहाँ भी ब्रेड के लिए इनफ एडजेक्टिव के ही रूप में आया है। लेकिन ये काइंड जो है ना सी में, ये हमारा नाउन नहीं है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ इनफ जो आ रहा है, या इन दोनों एक्सप्रेशन में जो इनफ आ रहा है, तो निश्चित रूप से इनफ का जो स्टेटस है यहाँ वो एडवर्ब का है, इसलिए कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई तो एडवर्ब ही करता है, तो इनफ एडवर्ब है। और इसमें पेच ये है कि अगर आप नाउन के लिए एडजेक्टिव के रूप में इनफ का यूज़ करते हैं तो उसको नाउन से पहले भी कर सकते हैं और नाउन के बाद भी कर सकते हैं। इसीलिए हमारे ये दोनों सेंटेंस, ये दोनों ए और बी जो है हमारा करेक्ट सेंटेंस है। और फिर अगर हम सी पर आते हैं तो आप जान लें सी डी में अगर आप एडवर्ब के रूप में इनफ का यूज़ करें तो हमेशा एक फंडा याद रखें कि उसको एडजेक्टिव के बाद रखें। ये एक्सप्रेशन गलत है, आप इनफ काइंड नहीं लिख सकते। आप एकदम दिमाग में रखें कि जब आप इनफ का यूज़ एडवर्ब के रूप में कर रहे हैं तो फिर आप उसको एडजेक्टिव के बाद रखें, और जब आप एडजेक्टिव के रूप में इनफ का यूज़ कर रहे हैं तो आप फ्री हैं, चूँकि नाउन के आगे भी पहले भी रख सकते हैं और नाउन के बाद भी रख सकते हैं। लेकिन एडवर्ब के रूप में हमेशा 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 एडजेक्टिव के बाद ही रखना है। इसीलिए डी भी करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट जो सेंटेंस है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसीलिए क्वेश्चन 2 का आंसर ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 पर आते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, और इनमें आपको करेक्ट, मतलब इन सारे सेंटेंसेज में से करेक्ट सेंटेंस जो होगा वो आपका आंसर होगा, और 3 जो हैं इनकरेक्ट होंगे। ये तो क्लू यही मिल जाता है। तो चलिए, पहला सेंटेंस, एवरी ऑफ देम वाज प्रेजेंट। बी, एवरी ऑफ देम वेयर प्रेजेंट। सी, एवरी वन ऑफ दे वाज प्रेजेंट। एवरी वन ऑफ देम वाज प्रेजेंट। अब आप देख लें कि एवरी, एवरी, तो एवरी और एवरी वन, ये दोनों सेंटेंसेज में एवरी वन और ये दोनों सेंटेंसेज में एवरी। तो एवरी, एवरी को आप याद रखें हमेशा कि एवरी को आप हमेशा, मतलब आप कभी भी एडजेक्टिव के रूप में ही यूज़ कर सकते हैं। अगर ऑफ से पहले आपने एवरी को लाया या एवरी वन को लाया, एवरी वन ऑफ देम, एवरी वन ऑफ अस, एवरी वन ऑफ यू, इस तरह के एक्सप्रेशन आप अगर लाते हैं तो आप एवरी वन को ही ला सकते हैं जहां वो प्रोनाउन हो जाता है, और एवरी को कभी भी इस तरह ऑफ के पहले आप लाकर प्रोनाउन नहीं बना सकते, यही रूल है। तो फिर आपने इसमें एवरी ऑफ देम किया है तो फिर इसके सही होने का कोई चांस ही नहीं होता है, आउट ऑफ क्वेश्चन है इसका सही होना। एवरी ऑफ देम यहाँ भी। अब वाज वेयर पर आप नहीं भी करें विचार, हालांकि जब एवरी है तो फिर वाज होना था, ये वेयर के लेवल पर भी मिस्टेक है, तो यहाँ ये भी मिस्टेक। लेकिन एवरी वन ऑफ दे, अब आप देख लें कि यहाँ क्या प्रॉब्लम है। ऑफ दे, प्रीपोजिशन के बाद कोई भी प्रोनाउन जो रहेगा या नाउन रहेगा उसका केस ऑब्जेक्टिव होता है, और ऑब्जेक्टिव केस में दे का फॉर्म जो होता है वो देम होता है। यहाँ अगर देम होता तो वो करेक्ट होता, लेकिन यहाँ जो है वो देम है, इसीलिए हमारा ये सेंटेंस करेक्ट है। ये तीनों सेंटेंस हमारे इनकरेक्ट हैं, और इसीलिए चूँकि करेक्ट सेंटेंस हमारा आंसर होता तो हमारा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो गया, ऑप्शन डी। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ भी आपको करेक्ट सेंटेंस को चुनना है। और जो पहला सेंटेंस है ऑप्शन ए डेनियल कम्स टू जजमेंट। बी, ए डेनियल कम टू जजमेंट। सी,
ए डेनियल केम टू जजमेंट, डी ए डेनियल विल कम टू जजमेंट। अगर आप इसको थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर माने, जो कि एक्चुअली ये है भी, तो फिर ऐसे में यहाँ कम्स ये करेक्ट दिख रहा है। अभी मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा आपको, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है या डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट लेवल पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जो एग्रीमेंट है इस लेवल पर प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ अगर V1 आ रहा है तो फिर यहाँ S होना चाहिए, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। फिर C में अगर आप आ जाएं, ए डेनियल केम टू जजमेंट, V2, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं। ए डेनियल विल कम फ्यूचर इंडेफिनिट, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप यह जान लें, इन तीनों सेंटेंसेस में से करेक्ट सेंटेंस जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ यही है। और इसके बारे में आप जान लें, ए डेनियल कम टू जजमेंट, इस एक्सप्रेशन को आप याद रखें। चूँकि ये एक सेइंग है, तो सेइंग जैसा रहता है वह वैसा ही रहता है, उसमें आप किसी भी तरह की चेंजिंग नहीं ला सकते। जिस तरह आपको पता होगा टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, दो डिफरेंट थिंग्स, टाइम एंड टाइड, लेकिन आपने वर्ब कौन सा यूज़ किया है? वेट्स, यानी जो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ होता है, जबकि टाइम एंड टाइड ये थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर हो गए। इसी तरह ब्रेड एंड बटर इज़ ए रिच फूड, तो फिर वहाँ भी आप इज़ यूज़ करते हैं, जबकि ब्रेड एंड बटर ये थर्ड पर्सन का प्लूरल, टू डिफरेंट थिंग्स, तो फिर आर होना चाहिए, लेकिन आप इज़ यूज़ करते हैं। उसी तरह यह सेइंग है, ए डेनियल कम टू जजमेंट। और ये इस सेइंग के बारे में थोड़ा सा और बता दूं कि ये द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो शेक्सपियर का एक फेमस ट्रेजेडी है, उसका एक कैरेक्टर है, जहाँ की बाइबल, एक्चुअली ये बाइबल का कैरेक्टर है, जिसका रेफरेंस उसमें दिया गया है। ये डेनियल जो था ना, ये जजमेंट करने में बहुत ज़्यादा स्किल्ड था और एकदम बहुत ज़्यादा इसके पास नॉलेज था, और हर हाल में वो सच्चा इंसाफ करता था। और इसीलिए जो ये एक्सप्रेशन उस ड्रामा में, उस ट्रेजेडी में यूज़ हुआ है, ए डेनियल कम टू जजमेंट, वह सेइंग बन गया। और चूँकि ये बाइबल का रेफरेंस है, तो फिर इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता है किसी तरह के मॉडिफिकेशन का। इसीलिए आप हमेशा याद रखें, ए डेनियल कम टू जजमेंट इज़ द करेक्ट एक्सप्रेशन। और इसीलिए दिखता नहीं वो करेक्ट, लेकिन ये करेक्ट है। और इसीलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है वो है बी। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें भी आपको करेक्ट पिकअप करना है, यानी 3 इनकरेक्ट हैं और एक ही करेक्ट है। सबसे पहले ऑप्शन ए, मोर देन वन बुक वाज अवेलेबल देयर। बी, मोर देन वन बुक्स वेयर अवेलेबल देयर। मोर देन वन बुक वाज अवेलेबल देयर। मोर बुक्स देन वन वाज अवेलेबल देयर। अब इनमें सबसे पहले इस चीज़ पर गौर कर लेते हैं कि जो ये एक्सप्रेशन है ना, मोर देन वन बुक, यहाँ मोर देन वन बुक्स और यहाँ मोर देन वन बुक, फिर यहाँ मोर बुक्स देन वन। पहले इस एक्सप्रेशन पर हम गौर कर लेते हैं, इस पार्ट पर गौर कर लेते हैं। मोर देन वन बुक और मोर देन वन बुक्स, तो दिमाग में रखिए, कभी भी मोर देन वन बुक्स नहीं होगा, मोर देन वन बुक। मोर देन, आप मोर देन को एक साथ रखें, वन बुक, ये करेक्ट एक्सप्रेशन है। तो इस आधार पर ये और ये हमारा इनकरेक्ट होता है। अब यहाँ आप देख लें, मोर देन वन बुक। अब आप वर्ब को देखें, वाज, तो मोर देन वन बुक वाज अवेलेबल या मोर देन वन बुक वेयर अवेलेबल। तो इसमें आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। जब भी मोर देन वन आए तो आप यहाँ सिंगुलर नाउन का यूज़ करें, सिंगुलर नंबर, और यहाँ आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करें। इस रूल को दिमाग में रखें, इसमें अक्सर मिस्टेक्स होते हैं। और मोर को आप यह समझ लें, जिस तरह आप कहते हैं द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ 50, हालांकि 50 है, लेकिन फिर भी आप इज़ कहते हैं द नंबर। तो इसी तरह मोर को आप एक इंडेफिनिट नंबर मान लें, और उसके लिए इंडेफिनिट नंबर के लिए हमेशा हमेशा हमेशा
सिंगुलर वर्ब आता है, इसीलिए करेक्ट एक्सप्रेशन यहाँ ये है इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों के बारे में देखें आप, तो मोर देन वन बुक और वेयर दे दिया, तो इसीलिए ये तो गलत होगा ही, यहाँ तो यह एक्सप्रेशन ही गलत है। मोर देन वन बुक्स लिखा गया, कभी भी करेक्ट एक्सप्रेशन होगा मोर देन वन बुक्स। अब जो डी है ना, उसमें मोर बुक्स, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोर बुक्स लिखा जाता है, मोर बुक्स देन वन। अब लेकिन यहाँ क्या चाहिए था आपको, पुल्डल फॉर्म वर्ब का, जो कि नहीं है, इसीलिए यहाँ ये मिस्टेक है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस कौन सा हुआ, मोर देन वन बुक वाज अवेलेबल देयर, और ये जो है ए हमारा करेक्ट है। इसमें बताई गई बात को आप केयरफुली याद रखें, हमेशा मोर देन वन बुक, वन बुक, वन के बाद आप बुक्स ना करें और ना ही इसको पुल्डल करें। तो ये हमारा ए करेक्ट सेंटेंस, और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए। दैट और यही हमारे इस वीडियो में जो कुछ भी हमें डिस्कस करना था, यही 5 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया, और उम्मीद है कि निश्चित रूप से आपके कुछ सही भी हुए होंगे, कुछ गलत भी हुए होंगे। तो जब जो गलत होगा उसे आप सीख लें, और इसी तरह के सेंटेंसेस आपके टेस्ट में दिए जाते हैं। किसी भी वर्ड के मतलब क्वेश्चन को हमने जब एनालिसिस किया है तो देखा है वर्ब से आधारित क्वेश्चन ढेर सारे रहते हैं, चाहे वो नरेशन के दरमियान ही सेड टू मी दैट ही वुड, या ही सेज टू मी दैट ही विल, इस तरह के, या और तरह के मतलब वर्ब से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को देखें, और फिर हम दूसरे सेट के साथ आएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो आपके सामने आए बार बार और समय पर आपको इसका नोटिफिकेशन मिले, तो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल इंग्लिश ABC को आप सब्सक्राइब करें। चलिए अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, बाय।